लोग पिस गए, इनको समझ नहीं है, माइशत को नहीं संभाल सकते। तो बजाय वो करने के सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक काम किया अब तक, और वो काम ये किया है कि 1100 अरब रुपए के अपने ऊपर जो करप्शन केसेस थे, अपने आप को NRO दे के वो माफ़ करवा लिए। और उसके अलावा इन्होंने इदारे तबाह किए हैं ताकि इनकी करप्शन बच जाए। FIA को तबाह, NAB तबाह, सारे जो सिविल सर्विस पुलिस का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ इनकी एक कोशिश थी, और वो प्लानिंग मैं बड़ी देर से लोगों को कह रहा था कि इनका सिर्फ मकसद हमारे ख़िलाफ़ जो सारी इकट्ठी भी हुई पार्टीज़, जो लॉन्ग मार्चेस भी की, पीछे सिर्फ एक चीज़ थी कि किसी तरह ये हुकूमत जाए और ये आके अपने आप को NRO दे दें। अब क्या लोगों का गुस्सा क्या है कि आपने लोगों को तैयार किया कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों की मुश्किल हालात हैं, यहाँ जनाब लोग तबाह हो गए, और हर रोज़ इनकी स्टेटमेंट्स, महंगाई मार्च। अब लोग क्यों सड़कों पे निकल रहे हैं? सबसे पहले कि लोग ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी क़यामत आ गई जब से हमारी हुकूमत गई, और जब से ये 2 महीने, सवा 2 महीने में जब से ये आए हैं, क्या हुआ चेंज कि कीमतें भी आसमानों पे चली गई, माइशत भी नीचे, रुपया भी नीचे गिर गया, स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर गई। अब जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसकी वजह से रोज़गार लोगों को मिल रहा था, जो हमने 55 लाख नौकरियां दी थी, उसकी वजह कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, उसको हमने उठाया। उसकी वजह थी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ग्रोथ हुई, रिकॉर्ड ग्रोथ हुई। उसकी वजह एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर 2 सालों में 75% ग्रोथ में, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। तो वो क्या चीज़ हुई कि एक मुल्क एक IMF भी कह रहा था कि सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकला हुआ था, ज़राअत में रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी, यानी फसलों के अंदर रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि हमने पूरा एक प्लान बनाया हुआ था। हमने अपनी ज़राअत को उठाने के लिए किसान की कैसे मदद करनी थी, उनके कितने कितने तरीके थे कि हमने कैसे खर्च करना था पैसा ज़राअत पे। देर के बाद ज़राअत ऊपर जा रही थी। वो कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया। आसमान पे महंगाई पहुंच गई और जो माइशत है वो नीचे आ गई। आज बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो सवाल ये है कि कौम अगर आपको ये बाहर निकल रही है आज और मुजाहरे कर रही है, तो आपको बजाय ये डंडा का इस्तेमाल करने का और ये जो आप उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत लोगों को बताती है, अपने मसले बताती है और लोगों के दुख और दर्द सुनती है। लोग तकलीफ में हैं। किधर गई बिजली? किधर थी हमारे दौर में 3.5 साल में? क्यों नहीं ऐसी लोड शेडिंग थी? तो क्या हुआ कि एकदम लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है? और लोड शेडिंग भी शहरों के अंदर और कराची में जिस गर्मी के अंदर लोड शेडिंग है, वो क्या आपकी कोई तैयारी नहीं थी? क्या हुआ? बिजली तो है यहाँ मुल्क में। अब ये बिजली घर के ऊपर जो इन्हीं ने, ये नून लीग ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, जो बिजली घर बनाए हैं, जो ना 4 बड़े, 5 बल्कि इनके दौर में बने। अब वहाँ बिजली भी नहीं बन रही, पैसे भी हम दे रहे हैं, जिसको कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। ये कौम अपने टैक्स के पैसे से उनको कैपेसिटी में पेमेंट्स के पैसे दे रही है, लेकिन वो बिजली नहीं बना रहे, क्योंकि इन्होंने इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बनाए थे, LNG के ऊपर और कोयले के ऊपर। साहिवाल जैसी जगह पे इन्होंने कोयले के ऊपर एक जो प्लांट बनाया है पावर जनरेशन का। आप सोचें कि वहाँ सारे कराची से सारा कोयला उधर ट्रैवल करके आता है साहिवाल। यानी जिसने भी ये बनाया है, इसी को जेल में डालना चाहिए कि क्या सोच के बनाया था। माहौलियात के ऊपर अलहदा उसका जो असर है, और दूसरा इतनी दूर बाहर से इंपोर्ट करके कोल लेके, और उसकी कीमत कितनी है, किस कीमत पे वो बिजली बना रहा है। तो आज इनके पास ना कोयले के लिए पैसे हैं, ना LNG के लिए पैसे हैं। नतीजा ये है कि अब ये प्लांट चल नहीं रहे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। तो मेरा फिर से सवाल है कि इतनी मेहनत से आपने साजिश की, बैरून मुल्क के साथ मिलके, यहाँ लोगों के साथ मिलके, गद्दारों के साथ आपने ये साजिश की, और आज लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं
کہ جب آپ یہ سازش کر کے آ گئے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ عمران خان اور پی ٹی آئی نے کیا ہے. تو اگر ہم نے یہ کیا تو ہمیں رہنے دینا چاہیے تھا. آج ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس چیز کی. ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے, 3.5 سال ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. کیا ہمیں نہیں وہ آئی ایم ایف کہہ رہی تھی کہ یہ قیمت بڑھاؤ, یا تیل کی قیمت اتنی کرو, یا بجلی کی قیمت اتنی کرو, یا ڈیزل کی؟ تو ہم تو پریشر بھی لے رہے تھے. اور اس دور, یہ ذرا میں اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں, جس وقت پریشر تھا قیمتوں کا, اور یاد رکھے آئی ایم ایف کا بھی پروگرام تھا, کرونا بھی ہوا جو ساری دنیا میں تباہی مچائی کرونا نے, اور اس دور میں جو انٹرنیشنل جو کموڈٹی سپر سائیکل, یعنی جو انرجی کی قیمتیں اوپر جائیں ساری دنیا میں, وہ بھی اوپر گئیں. اس کے باوجود ہم نے سب سے سستا ملک تھا پاکستان. آج اگر آپ قیمتیں دیکھیں, جس قیمت پہ ہم ڈیزل بیچ رہے تھے, پٹرول بیچ رہے تھے, بجلی حالانکہ کانٹریکٹ انہوں نے سائن کیا, پھر بھی ہم نے قیمتیں روکی ہوئی تھی. ہم نے سبسڈائز کیا ہوا تھا. ہم نے پیٹ کاٹ کے ڈیزل اور پٹرول کو اور بجلی قیمت نہیں بڑھنے دی. آئی ایم ایف پریشر برداشت کیا, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل عذاب آیا ہوا ہے. کون سی قیامت آئی کہ آج سارا کچھ آسمانوں پہ چلا گیا. جو قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں 2.5 مہینوں میں, ہمارے 3.5 سال میں اتنی قیمتیں نہیں بڑھی. کوئی چیز لے لیں, آٹا لیں, گھی لیں, گھی خاص طور پہ لیں, یہ ڈیزل اور پٹرول, بجلی کی, ابھی تو لوگوں کو بجلی کے بل آنے ہیں. تو بجائے لوگوں کو ان کی دکھ درد سنیں اور کوشش کریں کسی طرح اپنا ذہن استعمال کریں, سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے اور این آر او لینے کے لیے, ذہن استعمال کریں کہ کیسے آپ لوگوں کا بوجھ کم کر سکتے ہیں. بجائے وہ کرنے کے, آج ان کو ٹیئر گیسنگ کی ہے, دہشت پھیلائی جا رہی ہے, ڈرایا جا رہا ہے لوگوں کو. میری آج اپنی ساری قوم سے ایک ہی آپ سب کے لیے درخواست ہے, اپیل ہے کہ دیکھیں, ایک پرامن احتجاج ہم سب کا حق ہے. یہ ہمیں جمہوریت ایک حق دیتی ہے, ہمارا آئین حق دیتا ہے. ہمارے جب ہم نے 25 کو جب احتجاج کیا, 25 مئی کو, انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا لوگوں کے اوپر, فیملیز پہ, گھر میں رات کو 2-3 بجے گھس کے خواتین کو جس طرح انہوں نے چادر اور چار دیواری کو, ہماری روایت کو پیچھے رکھ کے جس طرح انہوں نے کیا, اس کی میں مارشل لاء میں تو شاید ایسا ہوتا ہو, کسی جمہوریت میں میں نے ایسے نہیں دیکھا. میں نے جنرل مشرف کی آمریت کے اندر, وہ بھی ملٹری ڈکٹیٹر تھے, میں نے اس میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا 25 کو. اور اب ہم پھر تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ سنبھالی ان سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی, قیمتیں ان سے روکی نہیں جا رہی, باہر پھر رہے ہیں ہاتھ پھیلا کے. وہ ان کی مدد جس طرح کر رہے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ وہ کوئی بھی فری لنچ نہیں ہوتا, یعنی کوئی مفت میں آپ کی مدد نہیں کرتا, وہ کوئی نہ کچھ آپ سے مانگ رہے ہیں. ان کو بھی خوش کرنے کے لیے انہوں نے ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنا ہے, وہ بھی اب دیکھتے رہے. تو اب اگر ان کا خیال ہے کہ صرف ظلم کر کے اور تشدد کر کے کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کریں گے, ایسے لوگ کنٹرول نہیں ہوں گے. ابھی مہنگائی جہاں تک ہمیں پتہ ہے جولائی میں اور بڑھنی ہے, کیونکہ انہوں نے جولائی میں جو ایل این جی تھی وہ نہیں آ رہی. اب ان کے پاس جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باہر سے چیزیں, یہ فیول خرید لیں گے, یہ کوئلہ یا ایل این جی, وہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے, کیونکہ قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. لہٰذا میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ میں 2 تاریخ کو ہفتے کی شام کو اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک تاریخی ہم کریں گے پروٹیسٹ, پرامن, جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں پرامن پروٹیسٹ. ہم سارے شہروں کے اندر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کریں, پشاور, لاہور, کراچی, ملتان, کوئٹہ, جتنے ہمارے بڑے شہر ہیں ادھر بھی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ہم یہاں پریڈ گراؤنڈ پہ کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم بن کے ہم سارے ان پروٹیسٹ میں شامل ہوں. ہم توڑ پھوڑ نہ کریں کیونکہ اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچتا ہے, لیکن پرامن احتجاج ہم سب کریں بتانے کے لیے کہ ایک جمہوریت میں یہ ہمارا حق ہے, اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں. حکومت ڈنڈے سے کبھی بھی جمہوریت نہیں چلتی.
हुकूमत अगर डंडे बरसाएगी और टेयर गैस करेगी, जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। जमहूरियत चलती है इखलाकी कुव्वत से, जिस्मानी कुव्वत से जमहूरियत नहीं चलती। वो डिक्टेटरशिप चलती है, वो बादशाह से चलती हो। जमहूरियत चलती है इखलाकी कुव्वत से। इस गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि क्या तरीका है इनका इस कौम को, जो एकदम आपने ये साजिश करके, और साजिश करके इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में एक सियासी बुरान पैदा किया। श्रीलंका के अंदर पहले माशी बुरान आया, फिर सियासी बुरान आया। पाकिस्तान के अंदर पहले सियासी बुरान पैदा किया गया साजिश करके, जब मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा था। हमारी पूरी प्लानिंग हुई थी, जिस तरह मैंने कहा, हमने रूस से तेल लेना था, हमने हिंदुस्तान की तरह अपने लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ने देना था जो दुनिया आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ है। हमारा पूरा प्लान बना हुआ था। इन्होंने पहले, हमारी गवर्नमेंट पहले साजिश की, डिस्टेबलाइज किया मुल्क को, बुरहान पैदा किया। उसके बाद ये माशी बुरहान आया और ये अब इनके कंट्रोल में नहीं है। और मैं वाजे कर दूं फिर से, मैंने और फिर शौकत तरीन को भी मैंने कहा कि न्यूट्रल्स को बताओ कि बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल बनना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखें कि मुल्क बहुत बड़ी कीमत अदा करेगा इस ये जो अब पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन, ये जब सियासी बुरहान आएगा, इसकी मुल्क कीमत अदा करेगा। और इनसे मुझे पता था नहीं संभाला जाना, क्योंकि शहबाज शरीफ की तो सारी डेवलपमेंट इश्तिहारों में होती है। सहाफ़ियों को पैसे दे दिए, PR कर दिए, कभी 50 अरब के इसने इश्तिहार दिए, इसके ऊपर होती है। ये जो एक दुनिया के अंदर क्राइसिस आया, जो हम बड़ी मुश्किलों से निकल रहे थे इसमें से, और निकलते गए। अल्लाह का करम है, जिस तरह हम कोरोना से निकले, दुनिया मिसाल देती है पाकिस्तान की। हम निकलते जा रहे थे और हमें पता था कि अगर एक दफ़ा सियासी बुरहान आया, ये होना है, क्योंकि इनकी तो नीयत ही कभी नहीं थी, ना इनकी सलाहियत थी मुल्क को बुरहान से निकालने की। इनको तो हमें पता था ये किस लिए आ रहे हैं, वो इन्होंने कर दिया। 1100 अरब रुपया अपना इन्होंने माफ़ करवा लिया। 1100 अरब रुपया, इसका आधा भी अगर हम सब्सिडाइज कर दें तो लोगों पे बोझ ना पड़े। 500 अरब की अगर हम सब्सिडी दे दें इस वक्त बिजली और तेल पे, हम रोक सकते हैं ये जो प्रेशर पड़ा हुआ है अवाम पे। लेकिन वो पैसा हजम कर गए हैं और सारा बोझ इन्होंने अवाम के ऊपर डाल दिया। तो मैं इसलिए अपनी सारी कौम को आज अपील कर रहा हूँ और दरख्वास्त कर रहा हूँ कि देखें, हम तोड़ फोड़ से मुल्क को नुकसान होता है, लेकिन जो हम कर सकते हैं, हम निकलें, पुरअमन एहतजाज करें, लोगों को बताएं कि हम एक जिंदा कौम है। हम ये चुप करके ये जुल्म जो कर रहे हैं इस मुल्क पे, कि खुद अपने आप को अरबों रुपए की करप्शन बचाएं और यहाँ इस मुल्क के ऊपर बोझ डालें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो एक आखिर में इन्होंने एक ड्रामा शुरू किया है कि पाकिस्तान को इन्होंने निकालने के लिए कोई एहसन इकबाल ने कोई ड्रामा शुरू किया है कि हम इकॉनमी को कैसे रिवाइव करेंगे। अगर आपने वो बजाय ये सारे पैसे खर्च करके ये ड्रामा करने के, मैं आपको आखिर में बताता हूँ कि आप कैसे आपके पास एक ही तरीका है कि हमारी माशत को ठीक कैसे कर सकते हैं। जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान को जो बाहर अरबों डॉलर पड़ा है, आप आधा ही वापस ले आए ना, तो वो ये बुरहान से निकल सकता है। सिर्फ एक रास्ता है, बाकी आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और कौम के पास सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। साफ और शफाफ इलेक्शन के बाद अलावा कोई और दूसरा रास्ता आज नहीं है। जो पंजाब के अंदर हो रहा है, 2.25 महीने से एक गैर आइनी, एक अनलॉफुल गवर्नमेंट वहाँ बैठी हुई है हमजा शरीफ की। इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई आइनी इनको हक नहीं है। शुक्र है वहाँ अदालतों ने अब पहले तो इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज कर दिया कि उन्होंने गैर आइनी तरीके से हमारे 5 रिजर्व सीट्स को मौका नहीं दे रहे थे। वो शुक्र है अदालत ने उनको एक्सपोज कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इतनी, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक जानबदार, एक बायस्ड इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं देखी जो एक्सपोज होती जा रही है। दूसरी चीज़, अब पंजाब के अंदर लग रहा है कि अब हमजा शरीफ की हुकूमत नहीं रहेगी। और मैं आज ख़ास तौर पे आखिर में, क्योंकि 20 बाई इलेक्शंस आ रहे हैं पंजाब में, मैं अपनी पुलिस और अपनी ब्यूरोक्रेसी को मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, जो अभी तक आप हरकतें कर रहे हैं, जो आपने इनके हुक्म के ऊपर, ये शरीफ माफिया के हुक्म के ऊपर जो आपने 25 को जुल्म किया लोगों के ऊपर, और ये जो जिस तरह की इस वक्त
धांधली की तैयारियां हो रही हैं पंजाब के बाई इलेक्शंस में। देखें, अब कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सबकी शक्लें भी हमें पता है, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने जुल्म किया है, ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। अब जो ये आप हरकतें कर रहे हैं, इन्होंने तो रहना नहीं है, लेकिन आप जो तनख्वाहदार लोग हैं, आपके लिए मुश्किलात आएंगी अगर आपने गैर कानूनी और गैर कानूनी स्टेप्स हमारे ख़िलाफ़ किए। मैं ये सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हर तनख्वाहदार का अपनी फैमिली को संभालने का वो सोचता है कि अपने बीवी बच्चे हैं उनके लिए। तो अगर आपने ये गैर कानूनी चीज़ की जो अभी तक आप कर रहे हैं और जो आप में से कर रहे हैं, वो सबको उनका हमारे पास रिकॉर्ड है। और जिन पुलिस वालों को, जिस तरह मैंने कहा, वो तो अब वीडियो के ऊपर आ गया उनकी शक्लें। तो देखें, ये मुल्क बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है इस साजिश की वजह से और इन लोगों की वजह से। और आप जो भी पाकिस्तानी है आज, अगर आज आपको नहीं नज़र आ रहा कि 2.25 महीने में किधर से किधर ले आए हैं पाकिस्तान को, और अब मज़ीद और आगे किधर जाने लगा है, आपको अगर अभी नहीं आपको पता तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं सबको फिर से आखिर में दावत दे रहा हूँ, पुरअमन एहतजाज हफ्ते की शाम को मैं परेड ग्राउंड होऊंगा और सारे पाकिस्तान के शहरों में इंशाल्लाह मेरी कौम निकलेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।